हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हम भारतीय इतिहास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखो, कोई सा भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें मौर्य काल लगता हो तो कन्फर्म है कि मौर्य काल अपने आप में 1% निश्चित ही लेकर प्रत्येक एग्जाम में आता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो इसके प्रारंभिक परिचय से ही प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर। अब देखो, मौर्य काल को हम शुरू करें उससे पहले हमारे को मौर्य काल से पहले की कुछ प्रारंभिक बातें हमारे को आवश्यक रूप से जाननी पड़ेगी। क्यों जाननी पड़ेगी? क्योंकि हम पढ़ेंगे कि मौर्य काल का जो उदय हुआ वो 322 ईसा पूर्व में मौर्य काल मौर्य वंश की स्थापना या संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने मगध पर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। अब हमारे सामने ये दिमाग में हमारे यह आएगा कि नंद वंश क्या था, मगध साम्राज्य क्या था, वर्तमान में कहाँ पर है। ये कुछ प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होंगे, उनका हम पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उसके बाद में हमने वैदिक काल पढ़ा था। और वैदिक काल में हमने दो भागों में वैदिक काल का अध्ययन किया था। एक हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हमने बात किया था उसका जो दूसरा भाग था उसका हमने बात किया था उत्तर वैदिक काल। अब देखो, जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था, कौन सा? जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा और ऋग्वैदिक काल में हमने बात की थी कुछ प्रशासनिक इकाइयों की। ऋग्वैदिक काल में हमने कुछ प्रशासनिक इकाइयों की बात की थी और हमने जाना था कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां थी वो कितनी थी? 4 प्रशासनिक इकाइयां थी। कितनी प्रशासनिक इकाइयां थी? तो ऋग्वेद में जो प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां थी वो 4 थी। सबसे पहले हमने बात की थी कुल। हमने जाना था कि ऋग्वैदिक काल में सबसे जो छोटी इकाई थी उसका नाम था कुल। उसके बाद में हुआ करती थी आपके सामने ग्राम, फिर हुआ करती थी विश्व, और फिर उसके बाद में थी जन, और उसके बाद में ये तो थी ऋग्वैदिक काल में। तो ये जो 4 प्रशासनिक इकाइयां थी, अब 4 प्रशासनिक संस्थाएं थी, वो थी आपके सामने ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो जन के बाद में जो संस्था बनी थी उसका नाम था राष्ट्र। इसको आप क्या बोल सकते हो? देश। ठीक है, इसका निर्माण तो आपके सामने उत्तर वैदिक काल में हुआ था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये प्रारंभिक 4 प्रशासनिक संस्था थी, कुल, ग्राम, विश्व और जन। कुल, ग्राम, विश्व और जन। सबसे बड़ी संस्था कौन थी? जन थी। और सबसे छोटी संस्था कौन सी थी? कुल थी। कुल का मुखिया क्या हुआ करता था? कुलपा। ग्राम का मुखिया था ग्रामीणी। ठीक है, विश्व का मुखिया होता था विश्वपति, और जन का मुखिया होता था आपके सामने गोप। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ऋग्वैदिक काल में जन का मुखिया क्या कहलाता था? गोप कहलाता था। अब देखो, यहां से हमारे एक क्वेश्चन बनेगा कि जो जन थे, जन का मुखिया कौन हो गया? गोप हो गया। अब ये जो जन थे, अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे लोगों जो थे वो अपना जन बनाकर रह रहे थे। अब जन आगे चलकर कुछ जनों ने आपस में समझौता किया और ये क्या कहलाने लगे? तो ये कहलाने लगे जनपद। जन आगे चलकर जनपद में परिवर्तित हो गए और जनपद ही आगे चलकर क्या कहलाए? महाजनपद। बड़े ध्यान से समझना, यहां से हमारा मौर्य काल शुरू होता है। वास्तव में देखें तो हमारा मौर्य काल शुरू होता है महाजनपद काल से। वो किस प्रकार से शुरू होता है? तो ऋग्वेद में हमने 4 प्रशासनिक इकाइयों का अध्ययन किया था, कुल, ग्राम, विश्व और जन। सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे बड़ी इकाई थी उसका नाम था जन। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र का निर्माण हो गया था, जिसको क्या बोलते थे? देश बोला जा सकता था। अब देखो, जब ऋग्वैदिक काल था उसमें सबसे बड़ी इकाई, ऋग्वैदिक काल में तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थी। और जन का मुखिया क्या हुआ करता था? गोप। क्या था? गोप था। अब देखो, अब ये अलग अलग जन है। जन
आगे चलकर जनपद में परिवर्तित हुए और जनपद का ही परिवर्तित रूप या परिवर्तित नाम है महाजनपद। क्या था? महाजनपद। अब देखो यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो ये बातें थी। अब देखो, अब जो महाजनपद है, ये महाजनपद, यदि मैं बात करूं 6वीं शताब्दी की, किसकी? यदि मैं बात करता हूं 6वीं शताब्दी की, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष, जो संपूर्ण भारतवर्ष था, वो कितने महाजनपदों में विभाजित था? तो जो संपूर्ण आपके भारतवर्ष था, यानी कि अपना जो भारत था, वो कुल 16 महाजनपदों में विभाजित था। और ये जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, उनकी भी हम बात करेंगे। तो इनका उल्लेख हमारे को कहाँ से मिलता है कि 16 महाजनपद ही थे? इनका उल्लेख हमारे को कहाँ से मिलता है? तो इनका जो उल्लेख मिलता है वो 2 जगह से मिलता है। कितने जगह से मिलता है? 2 जगह से मिलता है। एक तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ। एक है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है? अंगुत्तर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमारे को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ मैं बात करूं, एक है जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमारे को 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये बोलते हैं, दोनों ग्रंथ बोलते हैं कि भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था उससे पहले भारत में, या भारत या संपूर्ण भारतवर्ष कितने महाजनपदों में विभाजित था? तो संपूर्ण भारतवर्ष आपके सामने 16 महाजनपदों में विभाजित था। अब देखो, हमारे काम के 2 ही हैं, 2 से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम 16 के 16 जानेंगे, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल। देखो, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्रसंग, मल्ल, चेदी, कुरु, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, अस्मक, गांधार, कंबोज। और एक आपके बच गया, कौन सा? दक्षिण भारत में था, जिसकी राजधानी पोटन या पोतनी थी, उसका नाम है अस्मक। इस प्रकार से ये कुल 16 महाजनपद थे। यदि मैं बात करूं इनमें सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, कि सबसे शक्तिशाली जनपद था, उसका नाम था मगध जनपद। और दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था जिसका नाम था अस्मक, और अस्मक की राजधानी थी पोतन या पोटली, ठीक है। हम 16 के 16 की बात करते हैं। देखो, 16 की मैं नाम बोल देता हूं आपके सामने। अंग, मगध, काशी, कौशल। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्रसंग, मल्ल, चेदी, कुरु, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, कंबोज। और एक आपके सामने कौन बच गया? ठीक है, हम नाम बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 16 थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्रसंग, मल्ल, चेदी, कुरु, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार नहीं, कंबोज। और एक था आपके सामने कौन सा? दक्षिण भारत में, तो उसका नाम था अस्मक, ठीक है। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद थे। इनमें सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? ये जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली, इनमें सबसे शक्तिशाली था, उसका नाम था मगध। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। और इनमें दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? उसका नाम था आपके सामने अस्मक। और अस्मक की राजधानी थी पोतन या पोटली, ठीक है। और जो मगध की राजधानी थी उसका नाम था राजगृह। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद थे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम मौर्य काल पढ़ेंगे, ये महाजनपदों की कहानी क्यों बता रहे हैं सर? तो देखो, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध जनपद था। और मगध जनपद की राजधानी थी आपके सामने राजगृह। अब देखो, थोड़ा सा यहां से समझना। अब कोई व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है तो उसके साथ में सभी लोग संबंध बनाना चाहते हैं, उसके नीचे सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। अब ये शक्तिशाली है तो यहाँ पर लोगों की नज़र पड़ी,
तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस पर अधिकार करना चाहते थे, किस पर, मगध साम्राज्य पर, यानी कि मगध जनपद या मगध साम्राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। अब देखो, मगध पर जो सबसे पहले अधिकार किया था वो किया था आपके सामने बृहद्रथ वंश ने। उसके बाद में हर्यक वंश ने इस पर अधिकार किया। उसके बाद में आपके सामने नाग वंश ने इस पर अधिकार किया। उसके बाद में इस पर नंद वंश ने अधिकार किया और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में आपके सामने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो इस प्रकार से ये कालक्रम है इनका। तो हम बात कर लेते हैं मगध पर कौन कौन से राजवंश हुए हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ठीक है, ये आप लिख लेना कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और जन का मुखिया क्या कहलाता था, गोप। ठीक है, कुल, ग्राम, विश्व और जन। ठीक है, इस प्रकार से था। अब देखो, हम बात करते हैं किसकी, मगध की। यदि मैं मगध की बात करूं कि मगध पर किस किस राजवंश या किस किस वंश ने शासन किया है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले मगध पर जिस वंश ने शासन किया है उसका नाम था आपके सामने बृहद्रथ वंश। मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश ने राज किया है या शासन किया है, और इसका संस्थापक कौन था, बृहद्रथ संस्थापक। बृहद्रथ वंश का संस्थापक भी आपके सामने बृहद्रथ ही था। बृहद्रथ वंश के शासकों को, अंतिम शासक को पराजित कर हर्यक वंश ने मगध पर अधिकार कर लिया। किसने, मगध वंश के बाद में आया था आपके सामने हर्यक वंश। कौन सा आया था, हर्यक वंश। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक था आपके सामने बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, वो था आपके सामने बिंबिसार। इसके बाद में देखो, हर्यक वंश के बाद में आया था आपके सामने आया था नागवंश। कौन सा आया था, नागवंश। देखो, नाग से याद रखना, शिशु नाग। तो नागवंश का संस्थापक कौन था आपके सामने, शिशु नाग। नागवंश के बाद में शासक आया था नंदवंश। नंद वंश बड़े महत्वपूर्ण, थोड़ा सा ध्यान रखना, इनके क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य काल किस क्रम का था, और इनके संस्थापकों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्मनंद। क्या नाम था, महापद्मनंद। जो नंद वंश का संस्थापक था उसका नाम था महापद्मनंद। अब देखो, यहां से शुरू होती है कहानी अपनी कि नंद वंश का संस्थापक था आपके सामने महापद्मनंद, और नंद वंश का अंतिम शासक, किताबों में यही मिलता है, डायरेक्ट यहीं से मिलता है कि नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम मिलता है, घनानंद। कि नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद, और घनानंद को पराजित करता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को पराजित किया गया, और मगध साम्राज्य पर, किस पर, मगध साम्राज्य पर आपके सामने मौर्य वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। कब, 322 ईसा पूर्व में। किसके सहयोग से, तो यहां पर जो सहयोग लिया था वो इनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त, उनकी भी हम अभी बात करेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसकी भी हम बात करेंगे। तो किसकी सहायता से, अपने प्रधानमंत्री तो बाद में बने थे, लेकिन इनके गुरु थे, उनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है, विष्णुगुप्त। उनके सहयोग से 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया, और मगध पर मौर्य वंश की नींव रख दी। अब देखो, हमें एक बात करना चाहिए, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मगध बार बार में आ रहा है, तो मगध है कहां पर। तो वर्तमान स्थिति में हम देखें तो दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है, कौन सा,
दक्षिणी बिहार। जो दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है ना हमारा, दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में क्या है, दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र है वर्तमान में वो है आपके सामने मगध, और मगध की राजधानी थी आपके सामने राजगृह। और मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में रखी जाती है। अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया जाता है, यानी कि कौटिल्य को बनाया गया। यदि बात करूं मैं आगे की, इनका राज चिन्ह क्या था, तो मयूर था। कुछ बातें हम सभी बातें करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं मौर्य काल की जानकारी के स्रोत। यहां से प्रश्न बनता है, तो ये आपको जो ये मौर्य काल की प्रारंभिक बातें थी वो आपको ध्यान से लिख लेनी है, ठीक है। जिस प्रकार दुल्हन श्रृंगार के बिना अधूरी रहती है, श्रृंगार के बिना जिस प्रकार से दुल्हन अधूरी रहती है, उसी प्रकार से जो मौर्य राजवंश है या मौर्य वंश है वो इसकी प्रारंभिक जानकारी के बिना क्या रहता है, अधूरा रहता है। इसका श्रृंगार है ये, तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो हम बात करते हैं इनके कुछ जानकारी के स्रोतों की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, कि मौर्य वंश की जानकारी कहां कहां से मिलती है। सीधी सीधी हम बात करें तो इसका मतलब है कि मौर्य वंश की हमारे को जानकारी कहां कहां से मिलती है। जिस प्रकार से हमने गुप्तकालीन साहित्य की बात की थी और हमने जाना था कि गुप्तकालीन साहित्य में सबसे पहले नाम लिया था हमने कालिदास का, कि कालिदास के बिना गुप्तकालीन साहित्य क्या है, अधूरा है। उसी प्रकार से मौर्यकालीन, यदि हम स्रोतों की बात करते हैं, मौर्य काल की जानकारी के स्रोतों की हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है आपके सामने कौटिल्य का। और कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, कौन सी पुस्तक लिखी थी, सबकी बात करेंगे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य ने क्या लिखा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। देखो अर्थशास्त्र को मैं डिटेल के साथ में इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं अभी, ठीक है। इसमें कौन सी भाषा में है, शैली क्या है, चंपू शैली है, किस भाषा में था, सभी बात करेंगे। गद्य कितने हैं, अधिकरण कितने हैं, अध्याय कितने हैं, श्लोक कितने हैं, सभी की बात करेंगे। तो अर्थशास्त्र की जो रचना की गई है वो की गई है आपके सामने कौटिल्य पंडित के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। अब देखो सबसे पहले यही है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में देखो अर्थशास्त्र की बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं इन कौटिल्य साहब की, पंडित जी की बात करते हैं। इनके उपनाम मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इनके उपनाम मिलते हैं। इनको कहा जाता है चाणक्य, क्या कहा जाता है, इनको चाणक्य कहा जाता है। साथ ही साथ इनको कहा जाता है विष्णुगुप्त, क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त। इनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है, इनको कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है। इनको कहा जाता है द्विज, द्विजसरीय इनको कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, ये तो इनका नाम हो गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इनका एक उपनाम मिलता है। इनको कहा जाता है भारत का मैकियावली। किसको कहा जाता है, तो भारत का जो मैकियावली कहा जाता है वो आपके सामने कौटिल्य को कहा जाता है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि इनको कहा जाता है भारत का, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको भारत का मैकियावली कहा जाता है। साथ में इनका एक और उपनाम मिलता है, इनको कहा जाता है वर्णाश्रम व्यवस्था ठीक है। भारत का मैकियावली किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था कौटिल्य। और कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है
और इनको वर्णाश्रम व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। अब देखो, इनको भारत का जो मैकियावली कहा जाता है वो किस कारण से कहा जाता है उसकी भी हम बात करते हैं। उसका संबंध है आपके सामने द प्रिंस के साथ में। मैकियावली कौन था? तो विश्व में राजनीति के क्षेत्र में लिखा जाने वाला जो पहला ग्रंथ था उसका नाम था द प्रिंस। कि राजनीति के क्षेत्र में लिखा जाने वाला पहला जो ग्रंथ था उसका नाम था द प्रिंस। और द प्रिंस की रचना किसने की थी? मैकियावली ने की थी। उसमें राजनीति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इसमें मैकियावली के ग्रंथ द प्रिंस। उसी प्रकार भारत में अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य की रचना है, उसमें राजनीति के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है। इस कारण जो अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है वो द प्रिंस के साथ में की जाती है, और इसी कारण इनको भारत का मैकियावली कहते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की तुलना की हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं तुलना। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलना। सबसे एक नंबर पर हम बात करते हैं मैकियावली। मैकियावली की पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस, द प्रिंस क्या है? तो मैकियावली की पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना किसके साथ में की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के द प्रिंस के साथ में की जाती है। और जो द प्रिंस था वो विश्व का राजनीति के मामले में पहला ग्रंथ था। विश्व राजनीति का पहला ग्रंथ था। विश्व राजनीतिक का पहला ग्रंथ। ठीक है, और जो अर्थशास्त्र था वह भी भारत की राजनीति पर लिखा पहला ग्रंथ था। अब देखो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध किससे है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध आपके सामने राजनीति के साथ में। नाम पर मत जाना अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स से साथ में संबंध होगा, नहीं। अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो आपके सामने राजनीति से है। साथ ही साथ में अर्थशास्त्र की दूसरी जो तुलना की जाती है वो की जाती है अरस्तु के, हम बात करते हैं ब्लैक पेन से। तो अरस्तु की पुस्तक है द पॉलिटी। अरस्तु की पुस्तक है जिसका नाम है द पॉलिटी। अरस्तु की पुस्तक द पॉलिटी के साथ में भी अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। ठीक है, ये बातें थी इसकी कुछ प्रारंभिक। यदि मैं बात करूं भाषा की, तो अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो आपके सामने है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। अर्थशास्त्र आपके सामने किस भाषा में लिखा हुआ है? तो भाषा की हम बात करें तो अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो आपके सामने संस्कृत है। जबकि इसकी लिपि की मैं बात करूं तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। कौन सी है? इसकी लिपि ब्राह्मी है। यदि मैं इसकी शैली की बात करूं तो इसकी चंपू शैली है। कौन सी है? चंपू शैली में लिखा हुआ है ये। अब ये चंपू शैली क्या होती है? कुछ लोगों के दिमाग में आ गया चंपू शैली क्या है। तो ये गद्य और पद्य दोनों फॉर्मेट में लिखी हुई है, यानी कि गद्य में भी लिखी हुई है और ये पद्य में भी लिखी हुई है। गद्य, इसमें गद्य प्लस पद्य, गद्य व पद्य में लिखी होने के कारण इसको कहते हैं चंपू शैली। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखो आगे हम बात करते हैं। तो ये थी अर्थशास्त्र की कुछ प्रारंभिक बातें। इसके बाद में मैं बात करूं कि अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा कि 1905 ईस्वी में तंजौर में इसकी खोज की गई थी। 1905 ईस्वी में देखो अर्थशास्त्र की खोज की गई थी कब? 1905 ईस्वी में तंजौर में की गई है। और किसके द्वारा की गई थी? भट्ट स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? भट्ट स्वामी के द्वारा तंजौर में 1905 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक, तो ये कुछ बातें थी इसकी।
आगे हम बात करते हैं किसकी, अर्थशास्त्र की कुछ और बातें करते हैं। तो अर्थशास्त्र की खोज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जो अर्थशास्त्र की खोज की गई थी वो 1905 ईस्वी में तंजौर में भट्ट स्वामी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। संबंध किसके है साथ में इसका, तो इसका संबंध है राजनीति के साथ में। ठीक है, देखो 2-3 बातें और है इसके बारे में, 5-7 बात और उनकी बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, तो 15 अधिकरण है इसमें। कितने, अर्थशास्त्र में आपके 15 अधिकरण है। 141 इसमें क्या है, अध्याय है। 15 तो इसमें अधिकरण है, 141 इसमें क्या है, अध्याय है। 180 इसमें क्या है, प्राधिकरण है। यहां से एक प्रश्न बहुत गजब का बनता है, अभी देखते हैं उसको भी। 180 इसमें प्राधिकरण है और इसमें 6000 क्या है, श्लोकों का संकलन किया गया है। चंपू शैली में है, ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, इसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है, 15 अधिकरण है, 180 प्राधिकरण है, 141 अध्याय है, साथ में 6000 इसमें श्लोक है। अब देखो यहां से गजब का प्रश्न बनता है, प्रश्न बन सकता है। वो प्रश्न ये बनेगा कि जो इसके 15 अधिकरण है, कितने, इसके जो 15 अधिकरण है उनमें से जो 8वां अधिकरण है इसका, 8वें अधिकरण की एक मंडल योनि है। कौन सी, 8वां जो अधिकरण है उसकी एक मंडल योनि है। उसमें हमारे को कौटिल्य के द्वारा दिए गए साप्तांग सिद्धांत का वर्णन कहां पर मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में साप्तांग सिद्धांत का वर्णन कहां पर किया गया है। तो साप्तांग सिद्धांत का वर्णन 8वां जो अधिकरण की, 8वें अधिकरण की मंडल योनि, 8वें अधिकरण की मंडल योनि में साप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। कौटिल्य का मानना है कि एक राज्य में 7 मुख्य चीजें होनी ही होनी चाहिए। अब एक कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है वह है कौन कौन सी, तो एक राज्य में राजा होना चाहिए, एक राज्य में राजा होना चाहिए, राजा के निवास करने के लिए दुर्ग भी होना चाहिए, साथ ही साथ राजा के पास में जनपद होना चाहिए। दुर्ग है, राजा है, दुर्ग है, जनपद है, मित्र है, अमात्य है यानी कि मंत्री भी होने चाहिए, कोष भी होना चाहिए। 6, एक कौन सा बच गया, एक सेना होनी चाहिए राजा के पास। इस प्रकार से 7 सिद्धांत होने चाहिए, राजा, दुर्ग, अमात्य, सेना, मित्र, इसके बाद में कोष और एक है आपके सामने जनपद। ये राजा के पास में 7 चीजें होनी ही होनी चाहिए। जो साप्तांग सिद्धांत उसमें लिखा हुआ है कि राजा के बाद में है सेना, राजा हो गया, सेना हो गया, दुर्ग हो गया, जनपद हो गया, राजा है, सेना है, दुर्ग है, जनपद है, मित्र होना चाहिए राजा के पास में, और इसके बाद में अमात्य कि मंत्री होने चाहिए। साप्तांग सिद्धांत आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साप्तांग सिद्धांत, निम्न में से साप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको सातों के सातों याद होने चाहिए। ठीक है, तो साप्तांग सिद्धांत जो इसके 15 अधिकरण है उसमें से जो 8वां अधिकरण है, 8वें अधिकरण की मंडल योनि में साप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। राजा है, दुर्ग है, जनपद है, मित्र है, अमात्य है और साथ में क्या होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थे कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत। देखो आगे हम चलते हैं, देखो आगे हम बात करते हैं। तो ये बातें थी आपके सामने अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य के द्वारा की गई थी। आगे हम मौर्यकालीन एक और ग्रंथ है जिसका नाम है इंडिका ग्रंथ है या पुस्तक है, ऐसे पुस्तक है, मुख्य रूप से तो ये पुस्तक है लेकिन आप ग्रंथ बोल सकते हो कि मेगास्थनीज की इंडिका क्या है। तो मेगास्थनीज की इंडिका की हम बात करते हैं। तो इंडिका की रचना किसने की है, सबसे पहले हम बात करते हैं रचना की। वैसा कि इसमें पता चल रहा है कि जो इंडिका पुस्तक है उसकी रचना आपके सामने मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी।
मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक की रचना की गई है? अब देखो, सबसे पहले प्रश्न आता है कौन, कि मेगास्थनीज कौन था, सबसे पहले यही आता है। तो सीरिया शासक एक यूनानी शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसका नाम था आपके सामने मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज 305 से 304 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन था मेगास्थनीज। तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का यूनानी शासक इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। भारत कब आया ये, तो हमने बात की है 305 से 304 ईस्वी पूर्व। C.H. मौर्य, देखो C.H. मौर्य का मैं जब भी नाम लूंगा ना आप समझ जाना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भारत आया था। कहां पर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अब देखो, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया है, तो क्या इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य ही कहा है? तो जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज में अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहा है। साथ में इसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है। और इसने कहा है कि पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र नहीं लिखता, ये लिखता है पोलीब्रोथो। क्या नाम लिखता है? पोलीब्रोथो। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। साथ ही साथ में इन्होंने पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है और पाटलिपुत्र को इन्होंने कहा था क्या? पोलीब्रोथो। ठीक, ये अब थोड़ी सी बात रखना है कि C.H. मौर्य का ये नाम क्या बताते हैं। C.H. मौर्य को इन्होंने क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा है। और इन्होंने पाटलिपुत्र की भी पाटलिपुत्र के बारे में कहा है कि सबसे बड़ा प्राचीन समय का भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? वो यही था, सबसे बड़ा नगर। कि प्राचीन भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो प्राचीन भारत में सबसे बड़ा नगर था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का नाम नहीं लिखता, पाटलिपुत्र को लिखता है पोलीब्रोथो। क्या लिखता है? तो पाटलिपुत्र को लिखता है पोलीब्रोथा। ठीक है, तो ये नाम मिलता है आपके सामने। ठीक है, इसके बाद में एक और नाम मिलता है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। क्या नाम मिलता है? विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। तो ये हो गई हमारे 2 नंबर पर, कौन सी? 2 नंबर पर हमारे हो गई आपके सामने मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने 2 नंबर। इसके बाद में हम 3 नंबर पर बात करते हैं। देखो, हम 3 नंबर पर बात करेंगे विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। तो 2 गए हमारे। हम 3 नंबर पर बात करते हैं विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। नाम से पता चल गया कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है। मुद्रा राक्षस की रचना आपके सामने विशाखदत्त ने की है। मुद्रा राक्षस की रचना आपके सामने विशाखदत्त ने की है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मूल भाषा क्या है। तो इसकी मूल भाषा है आपके सामने संस्कृत। क्या थी? इसकी जो मूल भाषा थी वो आपके सामने थी संस्कृत। बात करें इसका हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया?
इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है देखो भारतेंदु हरीश चंद्र। बहुत महत्वपूर्ण नाम है कि मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो मुद्रा राक्षस का जो हिंदी में अनुवाद किया गया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। और यह भारत का पहला जासूसी ग्रंथ है। कौन सा? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। ये भारत का पहला जासूसी क्या है? ग्रंथ है। और ये पहला, ये क्या है? तो ये ग्रंथ तो है ही है, साथ में इसमें एक नाटक के बारे में उल्लेख आता है कि ये नायिका विहीन नाटक है, यानी कि इसमें नायिका का कोई वर्णन नहीं है। नायिका विहीन नाटक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आपके सामने मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना आपके सामने विशाख दत्त के द्वारा की गई। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा, 2-3 बार बोलो, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अब हिंदी में इसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। और भारत का पहला जासूसी ग्रंथ कौन सा था? वो मुद्रा राक्षस है। और ये कौन सा है? नायिका विहीन नाटक है। तो हमारे सामने आता है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। मैं इधर क्यों लिख रहा हूं? रिवीजन करने में बहुत काम आएंगे, अभी देखना आप। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं। अब तो नाम मिलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो डिटेल आपके सामने आया है वो इस प्रारंभिक जो 3 ग्रंथ है, प्रारंभिक जो 3 जानकारियां मिलती है उन्हीं का डिटेल के साथ में कुछ बातें आती है। देखो 4 नंबर पर बात करते हैं। 4 नंबर पर हम बात करेंगे जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था? कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण है। कल्हण की राजतरंगिणी भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? यही है। और इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास समझ जाओ। इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास कहां से मिलता है? तो कल्हण की राजतरंगिणी से हमारे को जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसी कारण इसको कहा जाता है भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था? वो यही था। कल्हण की राजतरंगिणी की 2 बातें हैं, थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी। इसके बाद में 5 नंबर पर हम बात करेंगे पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का है महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य से भी हमारे को मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। 6 नंबर पर हम बात करते हैं सेमेंद्र। देखो अब फिर नाम आ गया, सेमेंद्र की देखो कथा मंजरी। हमने इसको पढ़ चुके हैं। हम पहले कब पढ़ा था? जब हमने गुप्तकालीन साहित्य पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि कालिदास के द्वारा 7 रचनाएं की गई है। लेकिन सेमेंद्र की कथा मंजरी के अनुसार कालिदास ने 8 रचनाएं की। हर 8वीं रचना ये कौन सी बताता है? कौंतलेश्वरम दैत्यम। कालिदास की 8वीं रचना कौन बताता है? सेमेंद्र की कथा मंजरी के अनुसार बताता है। और मौर्य काल की जानकारी भी कौन देता है? सेमेंद्र की जो कथा मंजरी है, कथा मंजरी से जानकारी हमारे को मिलती है। इसके बाद में एक आता है सोमदेव, बहुत महत्वपूर्ण है सोमदेव। और सोमदेव का
कथा सरित सागर। सोमदेव का कथा सरित सागर, ठीक। सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य, कलहण की राजतरंगिणी, ठीक। इसके बाद में एक नाम और मिलता है, उसका नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से भी हमारे को जानकारी मिलती है मौर्य काल की। और विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी, कई जगह श्रीधर स्वामी मिलता है, कई जगह मिलता है श्रीधर भट्ट, इसने इस पर टीका लिखी थी। किसने? श्रीधर स्वामी ने इस पर टीका लिखी थी। इसके बाद में 9 नंबर पर बात करें हम, तो वो आते हैं जैन ग्रंथ। देखो यही बात कर लेते हैं जैन ग्रंथ। जिनमें सबसे पहले भद्रबाहु का कल्प सूत्र। भद्रबाहु का कौन सा है? भद्रबाहु का है कल्प सूत्र। हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी का है आपके सामने परशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र सूरी का कौन सा है? परशिष्ट पर्वन। यह है आपके सामने जैन ग्रंथ, ठीक है। जैन ग्रंथ के बाद में हम बात करते हैं 10 नंबर पर बौद्ध ग्रंथ की। चलो ये नहीं, आगे करते हैं, ठीक है। तो आप इनको लिख लीजिए, ठीक है। कलहण की राजतरंगिणी, इसके बाद में पतंजलि का महाभाष्य, क्षेमेंद्र की कथा मंजरी है, सोमदेव का कथा सरित सागर है, विष्णु पुराण पर एक टीका लिखी गई है श्रीधर भट्ट के द्वारा या श्रीधर स्वामी के द्वारा। जैन ग्रंथ है आपके सामने भद्रबाहु का कल्प सूत्र और हेमचंद्र सूरी का परशिष्ट पर्वन। उससे भी हमारे को मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं, जैसे महावंश है, दीपवंश है, ऐसे कुछ प्रकार से 10 नंबर पर हम बात करेंगे। देखो 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और हमारे इधर बात करते हैं हम बौद्ध ग्रंथों की, कि क्या बौद्ध ग्रंथों से भी हमारे को गुप्तकालीन जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथों में हम बात करते हैं दीपवंश की। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा? दीपवंश। इसके बाद में है महावंश। कौन सा है? महावंश। एक है महावग्गा, ये महत्वपूर्ण है। कौन सा? महावग्गा, महावग्गा, ठीक है। दीपवंश है, महावंश है, महावग्गा है। इसके बाद में है दिव्यावदान। दिव्यावदान है। इसके बाद में है एक आता है महाबोधि वंश। ये कुछ आपके सामने 5 जो है आपके सामने बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश, महावंश, महावग्गा, यानी कि दीपवंश, महावंश, महावग्गा, दिव्यावदान, इसके साथ में है महाबोधि वंश। इसके बाद में सबसे लास्ट बात करते हैं आज की हम, और 11 नंबर पर आपके सामने है तिब्बती ग्रंथ। तिब्बती ग्रंथ जिनकी रचना की गई है लामा तारानाथ के अनुसार, लामा तारानाथ के द्वारा। और जो तिब्बती ग्रंथ है वो आपके सामने है कंग्यूर है, और एक है आपके सामने तंग्यूर। दोनों के दोनों ही तिब्बती ग्रंथ है, कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर जो तिब्बती ग्रंथ है उनकी रचना लामा तारानाथ के द्वारा इनकी रचना की गई है। किसके द्वारा? लामा तारानाथ के द्वारा इनकी रचना की गई है। और आपने एक नाम सुना होगा पाणिनि, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी। एक और याद आ गया, वो है आपके सामने पाणिनि। पाणिनि की है आपके सामने अष्टाध्याय। पाणिनि की अष्टाध्याय से भी आपके मौर्यकालीन जानकारी
प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने मौर्य काल के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ या रचनाएं जिनसे हमारे को मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये टफ लगेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत अच्छी बात कही है ये कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो यही आती है। हमने पहले भी बात की थी कि दुल्हन श्रृंगार के बिना अधूरी रहती है, उसी प्रकार मौर्य काल भी यानी कि जो मौर्य काल इन जो जानकारी प्राप्त होती है, मौर्यकालीन स्रोत प्राप्त होते हैं हमारे को, उनके बिना मौर्य काल भी अधूरा अधूरा हमारे को लगता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।